अमित और वानिया 2 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक साथ ही जीना मरना चाहते थे। फिलहाल दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक हिल स्टेशन पर आए थे, जहां नजारा बेहद खूबसूरत था। दोनों अपने बैग लेकर एक चाय की टपरी पर जा पहुंचते हैं और थक कर वहीं पर अपने बैग जमीन पर रख देते हैं और बोलते हैं, अमित, बेबी अब मैं बहुत थक चुकी हूँ और नहीं चल सकती और बहुत ठंड भी लग रही है। उन दोनों को यहीं रोक लेना। अब जब वो आ जाए हम जल्दी जल्दी चलकर आगे आगे उन्हें पीछे छोड़ दिया। तो क्या हो गया जान, उन्हें भी तो प्राइवेसी चाहिए होगी और वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के कुछ पल बिताना चाहते होंगे और हम भी बिताते हैं। जानती हूँ, लेकिन उन्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। यार आ जाएंगे, बच्चे थोड़ी है, जब तक हम गर्मा गर्म चाय पीते हैं। अमित चाय वाले से 2 कप चाय ले लेता है। दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं और हंसी वादियों का आनंद लेते हैं। तभी अमित उसे गले लगाकर कहता है, वान्या, यू नो व्हाट, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, तब से मैं बहुत खुश रहने लगा हूँ। और जब तुम मेरी केयर करती हो तो मुझे ना पत्नी वाली फीलिंग आती है तुमसे। मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ वान्या। आई रियली 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 लव यू सो मच। प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। आई लव यू टू अमित, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। यू नो, 2 साल बाद हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। हाँ वान्या, सच में इस ट्रिप पर आकर हमने एक दूसरे के साथ प्यार के पल बिताए हैं और इस पूरे ट्रिप में बिताएंगे भी और प्यार के पलों को सजाएंगे भी। ये बोलकर अमित उसे फोरहेड किस कर देता है, जिसके बाद वानिया भी उसे किस कर देती है और शर्मा जाती है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि उन दोनों के फ्रेंड साहिल और बरखा वहाँ पर आ जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, अरे हो तो था मैं ना, रोमांस हो गया हो तो होटल में पहुंचना है। हाँ, ठंड भी बढ़ती जा रही है। तुम दोनों का ही वेट कर रहे थे हम, चलो। ये बोलकर दोनों अपना बैग उठाकर उन दोनों के साथ आगे पैदल पैदल चलने लगते हैं। चारों मस्ती करते हुए चलते हैं कि कभी सड़क पर बैठकर सेल्फी लेने लगते हैं, तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड को पीठ पर बैठाकर आगे चलने लगते हैं, तो कभी उन वादियों में रील्स बनाते मस्ती करते हुए अपने होटल में चेक इन करते हैं। दोनों कपल्स अपने रूम में जाते हैं। वाने रूम में आकर विंडो से पर्दा हटाती है और वहाँ से बर्फ और वादियों का नजारा देखकर एक्साइटेड होकर बोलती है, वाओ अमित, कितना सुंदर व्यू है। तुम आकर देखो। इसको देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है। अच्छा तो सुना दो। ये हंसी वादिया, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। वाह वान्या वाह, बहुत अच्छा गाना गाया तुमने। मुझे भी ये जगह देखकर, ये नज़ारा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मेरे पास हो। हम बाहर कब जाएंगे? मुझे मजे करने हैं और हम रात को बॉनफायर भी जलाएंगे। हाँ मेरी जान, सब कुछ कर लेना, लेकिन अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, थक चुकी हो तुम। वानिया उसकी बात मानकर रेस्ट कर लेती है और अमित कुछ खाने के लिए रिसेप्शन पर बोलने चला जाता है। कुछ देर बाद चारों बैठकर एक साथ लंच करते हैं। रात में बॉनफायर जलाकर दोनों अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहीं ब्लैंकेट में बैठे हुए थे और मजे करते हैं। 2-4 दिन तक चारों हिल स्टेशन पर ट्रिप का घूम घूम कर एंजॉय करते हैं और अच्छे से अपने ट्रिप का मजा लेते हैं। अगले दिन सबको वापस लौटने का दिन होता है। वानिया अपनी पैकिंग ही कर रही थी कि तभी अमित आकर बोलता है, वान्या, यहाँ पे नेटवर्क आ नहीं रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं माँ को कॉल करके आता हूँ। और हाँ, टाइम लगेगा क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कैसी जगह है ये। ओके अमित, पर मेक श्योर तुम जल्दी आओ कॉल करके। ये बोलकर अमित नेटवर्क को फोन में चेक करते हुए जा ही रहा था कि एक रूम से उसे एक लड़की के चीखने की बहुत आवाज आती है और वो रुकता है और बोलता है, ये क्या, मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज सच में सुनाई दे रही है क्या, या कोई वहम है? प्लीज हेल्प मी, कोई बचाओ मुझे। समवन प्लीज हेल्प मी। अरे ये आवाज तो सच में आ रही है और कोई लड़की बहुत परेशान है। मुझे जाके देखना चाहिए। अमित भागकर उस रूम के पास जाता है जहां दरवाजा अंदर से लॉक होता है और चिल्लाने की आवाज आती है। अमित साथ वाले रूम की बालकनी से उस रूम की खिड़की में से कूदकर अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि एक लड़का किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। अमित उस लड़की को बचाने के लिए उस बदमाश को मारता है। साथ ही शोर और चीखने की आवाज से उस लड़की के पेरेंट्स भी, साथ में वान्या के फ्रेंड्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं। सब दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा ना तो खुलता है और ना ही टूटता है। वहीं अंदर अमित उसको बहुत मारता है। इसके बाद वो बदमाश खिड़की से कूद जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी अमित उस लड़की के पास आकर बोलता है, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? उसने मेरे साथ इतनी बदसलूकी जो की। आप ऐसा कीजिए, आप ये शर्ट पहन लीजिए।
अमित ये बोलकर उसे अपनी शर्ट दे देता है, जिसे काया पहन लेती है। अमित जा ही रहा होता है कि उसके पैर के नीचे बॉटल आ जाती है और वो काया को लेकर उसके ऊपर ही गिर जाता है। तभी इनके रूम का दरवाजा सब खोल देते हैं और सब कुछ जो हो रहा होता है वही वान्या को नजर आता है और वान्या ये देखकर टूट जाती है। गुस्से से रोते हुए वो बोलती है, वाह अमित, तुम्हारे नेटवर्क इस रूम में आ रहे हैं, एक दूसरे की बाहों में। इसलिए तुमने बार बार बोला था ना कि तुम लेट हो जाओगे, तुम्हें देर लगेगी। क्यों अमित, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? अगर तुम्हें ये सब करने यहाँ आना था तो मुझे क्यों बुलाया? मैं जा रही हूँ, अब तुमसे हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा ये प्यार। वान्या उसे खूब खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं काया के पेरेंट्स उसे इस हाल में रोता देख अमित पर बेहुदा इल्जाम लगाते हैं और काया को ही गलत बताते हैं। काया अपनी माँ के गले लगाकर खूब रोती है। काया के पिता गुस्से से उस पर हाथ उठाते हैं कि काया उनका हाथ रोककर बोलती है, नहीं पापा, इन्हें मत मारिए, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने ही मुझे बचाया है। जिसने मेरे साथ ये सब किया वो भाग गया, ये नहीं होते तो मैं शायद बच भी नहीं पाती। हाय मेरी बच्ची की क्या दशा कर दी। नर्क में जाएं वो लोग, कीड़े पड़े उन पर। अब मेरे बच्चे से शादी कौन करेगा? अब मेरी बेटी का क्या होगा? कौन इसका हाथ थामेगा? अंकल जी, आप अपने आप को संभालिए, वो अब ठीक है। अब मुझे जाना होगा, आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकते, भगवान के लिए रुक जाओ। अरे मेरी बेटी का हाथ थाम लो बेटा, ये बाप तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाता है, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई ऐसा नहीं जिसे मैं कह सकूं कि मेरी बेटी से शादी करे। अरे इतने सालों से लोगों ने हमारी बेटी को देखा है, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी बेटी का जीवन बचा लो, जीवन भर का साथी बन जाओ बेटा। क्या? ये क्या कह रहे हो अंकल जी आप? मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? एक तो वान्या ने मुझे गलत समझा है, मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है। मुझे पहले उसे मनाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इनकी बेटी की जान बचानी है तो ये भी करना होगा। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, पहले वान्या के पास जाता हूँ। अंकल जी, मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर में आके आपसे बात करता हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें एक शर्त पे जाने दूंगा। पहले मुझे वचन दो कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। बोलो बेटा, वचन दोगे कि नहीं? दो ना बेटा, मुझे वचन चाहिए। काया के पिता बार बार उससे एक ही सवाल करते हैं, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए और वान्या को समझाने के लिए वो जल्दबाजी में वचन दे देता है कि वो काया से शादी करे। जिसके बाद काया के पिता बोलते हैं, ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी का हाथ थामा। अमित परेशानी में उन अंकल की बात सुनता समझता नहीं है और वान्या को रोकने की धुन में उसके पीछे पीछे जाता है और वान्या को आवाज देता है, वान्या, वान्या रुको, एक मौका दे दो मुझे अपनी बात तो कहने दो। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुमने जो देखा वो सच है, लेकिन आधा सच। अरे तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। वान्या सुनो तो, रुको, तुम्हें रुकना होगा, सुनो तो। अमित, मेरा हाथ छोड़ो, ऐसे लीव मी माई हैंड। अमित, मेरे सामने अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। झूठ था वो सब जो तुमने मुझे उस दिन कहा था कि यू लव मी सो मच, और मुझे देखकर वाइफ की फीलिंग आती है क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ। फिर अमित, कहाँ कमी रह गई मुझ में जो तुम्हें मुझे छोड़कर किसी और की बाहों में जाना पड़ा? वान्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई और था जो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। मैंने तो उसे बचाया था। ऐसे बचाया तुमने उसे अपनी शर्ट उतार कर, उसके ऊपर गिरकर ऐसे मदद कर रहे थे तुम उसकी। यू नो व्हाट, तुम सारे लड़के एक ही मिट्टी के होते हो, कभी किसी लड़की के एक होते ही नहीं हो। आज के बाद अभी मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और न ही तुम मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं वान्या, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो कि तुम मुझे छोड़ दोगी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अमित उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वान्या वहाँ पर उसे छोड़कर अकेले चले जाती है। अमित के दोस्त उसे इस हाल में संभालने की कोशिश करते हैं कि तभी काया के पेरेंट्स आते हैं और बात करते हैं और उसे अपना वचन पूरा करने को कहते हैं। ना चाहते हुए भी टूटे दिल के साथ अमित को काया के साथ शादी करनी पड़ती है। जिसके बाद एक कमरे में अकेले बैठे हुए रोते हुए अमित कहता है, इतना प्यार करने के बाद भी वान्या मुझे मिली नहीं, और हमारा सालों का प्यार एक चुटकी में, वो भी गलत फहमी के कारण खत्म हो गया।
क्या यही लिखा था मेरी किस्मत के पन्नों पे? मैं प्यार किसी और से करूंगा और शादी किसी और से। वान्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। हमेशा तुम मेरे दिल में रहोगी। कुछ भी हो जाए, मैं फिर भी तुमको ही चाहता रहूंगा। अमित अपनी जिंदगी के मुश्किल सफर में आ गया था, जो वक्त के साथ उसे एक नया अमित बना देता है, जो सिर्फ काया का पति होता है। और आखिरकार दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही जाता है। स्वाति अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। तभी स्वाति के मुंह पर छत की पपड़ी आकर गिर पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। स्वाति को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ अनीता और भाई लोकेश को आवाज लगाकर बुलाने लगती है। माँ, भाई जल्दी से यहाँ आओ। स्वाति की आवाज सुनकर दोनों आ जाते हैं और उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ? तू क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रही है? आसमान गिर गया या जमीन फट गई? अरे आसमान ही गिर गया है। ये देखो, पपड़ी मेरे मुंह पर गिरी है। मैं कब से बोल रही हूँ कि अब हमें घर बदल लेना चाहिए। एक तो वैसे ही हम किराए के घर में रहते हैं और ये भी इतना पुराना हो गया है। पुराना हो गया है इसीलिए इसका कम किराया जाता है। अभी अगर किसी अच्छे घर में रह रहे होते तब तो किराया भी इतना जाता कि कुछ खाने पीने के पैसे भी नहीं बचते हमारे पास। माँ, बस कुछ पैसों के लिए क्या हम इस पुराने घर में आत्मा की तरह भटकते रहेंगे? आज ये पपड़ी गिरी है, कल को तो पूरी छत ही गिर सकती है ना मेरे ऊपर। माँ, स्वाति बिल्कुल सही कह रही है। सच में घर तो बहुत पुराना हो गया है और जब से सड़क बनी है ना, तब से तो अंदर घुस गया है। अपने किसी दोस्त को यहाँ लाने में शर्म आ जाती है मुझे। देखा माँ, भाई को भी अब यही लगता है कि अब तो घर बदलना ही बेहतर रहेगा हमारे लिए। तुम दोनों बच्चे समझते क्यों नहीं हो? महंगाई वैसे ही इतनी बढ़ गई है। कमाने वाला एक लोकेश ही है। हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। दूध दही का खर्च निकल आता है, जिससे अब हम इतनी महंगाई में ऐशो आराम वाली जिंदगी तो नहीं बिता सकते ना। कहीं ना कहीं समझौता तो करना ही पड़ेगा हमें। माँ, समझ तो आप नहीं रही हो। अरे मैं तो ये कहूँगी कि अब हमें अपना घर ले लेना चाहिए। स्वाति, रहने दो, माँ सही कह रही है। अगर हमारे पास पैसे होते तो माँ हमें बोलने नहीं देती और पहले ही नया घर बनवा देती। लेकिन जब है ही नहीं तो माँ भी क्या कर सकती है इसमें। लेकिन तुम दोनों परेशान मत हो, मैं अभी मकान मालिक को बोलकर ये ठीक करवाती हूँ। अनीता अपने दोनों बच्चों के साथ एक किराए के पुराने घर में रहती थी, जहाँ अनीता और उसके बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था। पैसे ना होने के कारण वो लोग नया घर नहीं ले पा रहे थे। कुछ दिनों बाद अनीता की पड़ोसन कांता आती है और अनीता से कहती है, अरे ओ अनीता, कहाँ है? जरा बाहर तो आ। आंखें खराब हो गई है क्या? यही तो हूँ, दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या तुझे मैं? अरे तेरे लिए मैं एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। अच्छी खबर? क्या अच्छी खबर लाई है? जरा बता तो सही। तेरे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़की बहुत सुंदर और सुशील है। लड़की का परिवार भी बहुत अच्छा है। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने मत दे अनीता। लेकिन अगर इतना ही अच्छा रिश्ता है तो वो हमारे घर से रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? हम लोगों का तो अपना घर भी नहीं है और नई बहू को क्या हम किराए के घर में लाएंगे? वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोगों को लोकेश का बर्ताव काफी पसंद आया। कह रहे थे कि एक बार जब वो मेरे घर आए थे तब लोकेश से मिले थे और उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझसे सामने से आकर कहा कि वो लोकेश से अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहते हैं। अच्छा, फिर तो एक बार हमें उन लोगों से मिल लेना चाहिए। मैंने उन्हें कल बुलाया है। एक बार मिल ले, देख ले लड़के को, सारी बात कर ले और अगर फिर भी लड़की ठीक ना लगी तो मत करना शादी। लेकिन देखने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अनीता की बात कांता मान लेती है और अगले ही दिन लड़की का पूरा परिवार आ जाता है, जिसके बाद सभी लोग बात करते हैं और दोनों परिवारों को एक दूसरे का परिवार पसंद भी आता है, जिसके बाद रिश्ता तय होता है। रिश्ता तय होने के बाद घर में खुशियाँ तो आती ही हैं, लेकिन अनीता फिर भी एक जगह उदास बैठी थी। ये देखकर लोकेश अपनी माँ के पास जाता है। माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि अब तक हम लोग इस पुराने से घर में रह रहे हैं और अब जब हमारी नई बहू आएगी तो क्या वो भी इस पुराने घर में रहेगी? माँ, आप ही तो कहती हो ना कि अभी इतना खर्चा नहीं कर सकते,
तो एक नया घर बनाने जितना खर्चा क्यों करना। आप चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन देखिएगा हमारे पास एक नया घर होगा। अब तो तुम बच्चों ने ही सब देखना है, मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो चली है, आज हूँ कल नहीं। माँ यार आप ऐसी बातें मत किया करो, आप कुछ भी बोल देती हो, सोचती भी नहीं हो हमारा क्या होगा। लोकेश अपनी माँ को समझाता है और कुछ ही दिनों बाद लोकेश की माधुरी नाम की लड़की से शादी हो जाती है। वो घर आकर अपना ससुराल भी संभालने लगती है। कुछ दिनों बाद लोकेश काम से जल्दी आता है और सीधा अपने कमरे में जाकर माधुरी से कहता है, माधुरी सबके कपड़े तुम बांध लो। लेकिन हुआ क्या, कपड़े क्यों बांध दूं? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम अब और इस घर में नहीं रह सकते, अब हम इस पुराने घर को छोड़ के जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हो? अगर हमने ये घर छोड़ दिया तो हम जाएंगे कहाँ? और मकान मालिक से आपकी कोई बहस हुई है क्या? मुझे बताओ तो आखिर हुआ क्या है? माधुरी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने जो कहा है वो करो और जल्दी से सबके कपड़े बांधो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। और हाँ प्लीज अब कोई सवाल मत पूछना। लोकेश के कहने पर माधुरी कपड़े और सामान बांधने लग जाती है। जब सब तैयारी हो जाती है तो लोकेश सबको लेकर एक फ्लैट के बाहर जाता है। अनीता, स्वाति और माधुरी तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अनीता कहती है, अब तू रुक जा और चुपचाप बता कि तू हमें किसके घर लेकर जा रहा है और अपना घर क्यों खाली करने को कह रहा है। तू साफ साफ बता, ये किसका घर है? माँ कुछ देर और तो रुक जाओ, मैं आपको सब बताता हूँ, थोड़ा समय दो मुझे। लोकेश कुछ नहीं बताता और सबको लेकर एक फ्लैट में चला जाता है। इतना बड़ा फ्लैट देखकर स्वाति कहती है, भैया आप यहाँ हमें जले पर नमक डालने के लिए लेकर आए हो? ये इतना बड़ा और सुंदर फ्लैट है, हमें क्यों लेकर आए हो? भाभी आपको तो पता है ना भैया हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? माँ ये लीजिए, ये है हमारा नया घर। हमारा घर? लेकिन हमारा तो वो पुराना वाला घर था ना, ये कब लिया तूने? और हमें तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, पूरी बात बता, क्या ये सच में हमारा फ्लैट है? हाँ माँ ये हमारा फ्लैट है, आपका नया घर। वो क्या है ना, बहुत अच्छा काम किया था मैंने, तो मेरे बॉस ने ना मुझे खुश होकर ये फ्लैट गिफ्ट कर दिया। और आपको पता है इस फ्लैट के कागज किसके नाम पर है? आपके नाम पे है माँ, आपके नाम पे। लोकेश की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और स्वाति पूरा घर देखने लगती है। उसके बाद सब लोग घर का सामान सेट करने लगते हैं और फिर नए घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही एक बार स्वाति अनीता और अपनी भाभी से कहती है, नया घर अच्छा तो बहुत है, लेकिन पुराने घर में इतने सालों तक रह रहे थे तो हमें वही की आदत है ना, इसलिए इतना मन नहीं लगता है यहाँ। हाँ ये तो बिल्कुल सही बोला स्वाति तुमने, अभी शादी हुए टाइम ही कितना हुआ है और मुझे भी उस घर की आदत हो गई है। यहाँ तो छत भी नहीं है, पुराने घर में तो छत भी थी, हम वहाँ रोज शाम को छत पर बैठकर चाय पीते थे, लेकिन यहाँ तो वो सब है ही नहीं। तू तो रहने ही दे स्वाति, ये नया घर है तो अलग ही होगा ना, और अब वही पुराने घर की तरह होता तो ये तुझे ही सबसे ज्यादा परेशानी होती कि जगह बदल ली लेकिन घर तो पुराना ही है। हाँ ये तो सही कहा आपने, यहाँ कम से कम मुँह पर पपड़ी तो नहीं गिरी ना। अब पुराने घर से नए घर में आ ही गए थे और धीरे धीरे नए घर की आदत भी हो ही जाती है। संजना अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली में रहती थी। दिल्ली का हाल आजकल देखने लायक था। पूरा का पूरा शहर बाढ़ के पानी में डूबा हुआ था। हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी था। टीवी, फोन सब पर ये न्यूज सुनकर संजना की माँ कुंती बहुत डरी हुई थी। संजना रसोई में नाश्ता बना रही होती है, तभी उसकी माँ कुंती का फोन आता है। संजना बेटी, मैंने अभी न्यूज देखी, तुम्हारे शहर का तो बहुत ही बुरा हाल है, पूरा शहर बाढ़ के पानी में बह रहा है। हाँ माँ, बच्चों की भी 2 दिन से छुट्टी है, इनको भी ऑफिस जाने में बहुत परेशानी हो रही है। आजकल तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी बाढ़ के पानी में डूब रही हैं, तो सोचिए बाइक वालों का क्या हाल होगा। हाँ बेटी, ये सब देखकर और सुनकर बहुत डर सा लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, भगवान का कौन सा कहर बरसने वाला है सब पर। हाँ माँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, ये सब देखकर तो बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं भी। कोई बात नहीं, तू बच्चों और दामाद जी का ख्याल रख, उन्हें कहीं बाजार मत जाने दे, जब तक बाहर के हालात ठीक नहीं होते हैं। मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ।
हाँ माँ ठीक है, लेकिन आप भी परेशान मत होना, मैं सब देख लूंगी। संजना इतना कहकर कॉल काट देती है और अपने रसोई के काम में लग जाती है। कुछ देर बाद वो नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा रही होती है। तभी उसका पति अजय तैयार होकर नीचे आता है। कहाँ जनाब, कहाँ? इतना बन ठन कर आपकी सवारी कहाँ जा रही है? बाहर के हालातों के बारे में आपको अलग से बताऊं? आपको उसके बारे में नहीं पता क्या? हाँ पता है, बाहर बाढ़ आई हुई है। अरे पूरा शहर स्विमिंग पूल बना हुआ है। आपको मजाक लग रहा है ये सब? देखिए, घर में बैठिए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि अपने ऑफिस जा रहा हूँ। अरे कमाऊंगा नहीं तो तुम लोगों के खर्चे कैसे उठाऊंगा? पूरी जिंदगी रुकने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस कुछ दिनों के लिए बोल रही हूँ, जब तक बाहर के हालात ठीक नहीं होते हैं। बेबी मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। जल्दी से नाश्ता दो, मैं करके निकलता हूँ ऑफिस के लिए। अरे मुझे लेट हो रहा है और कुछ काम है जरूरी। संजना के कई बार मना करने के बाद भी अजय उसकी एक नहीं सुनता और नाश्ता करके अपनी कार से ऑफिस के लिए निकल जाता है। सड़क पर निकलते ही उसकी आंखें खुल जाती है। चारों तरफ बस पानी ही पानी था। सारी दुकानें पानी में डूबी हुई थी। वो जैसे तैसे करके धीरे धीरे अपनी कार निकाल रहा था। हर जगह पानी भरे होने के कारण से उसकी गाड़ी का पहिया जाकर एक गड्ढे में फंस जाता है और उसकी कार पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अजय जोर से चिल्लाता है, बचाओ, अब बचाओ, अरे कोई है, मेरी मदद करो, अब प्लीज, अब मेरी कार अरे बाढ़ के पानी में डूब जाएगी। अरे कोई है, अरे प्लीज हेल्प मी। अजय की आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था जो आके उसकी मदद कर सके। तभी एक बुढ़िया अपने घर की खिड़की पर आती है और उसे बाढ़ के पानी में डूबी कार नजर आती है, जिसमें एक आदमी अपने गाड़ी के शीशे पर हाथ मार रहा होता है। तभी वो अपने आसपास वाले लोगों को इकट्ठा करके उसकी मदद के लिए लेकर जाती है। सभी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कार टस से मस नहीं होती। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अम्मा जी, ये कार पानी में पूरी तरह डूब गई है। अब इसको निकालना बहुत मुश्किल है। हमें माफ करो, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? कार में एक आदमी फंसा हुआ है। तुम लोग इस कार को बाढ़ के पानी से नहीं निकालोगे तो वो आदमी मर जाएगा। सारा पानी धीरे धीरे कार में जा रहा है। अम्मा जी, तो हम क्या करें? इस आदमी को बचाने के लिए अपनी जान दे दें क्या? हमें माफ करिए, जरा हमारी भी हालत देखिए। हमारे भी सीने तक पानी भरा हुआ है, हमें जाने दीजिए। नहीं नहीं, रुको तुम लोग, इसकी मदद कर दो। मुसीबत के समय इंसान ही इंसान के काम आता है। हम जितनी मदद कर सकते थे हमने उतनी मदद कर दी है। वैसे भी ये कार बाढ़ के पानी में डूब गई है, बिल्कुल पूरी तरह से। जब हम कार नहीं निकाल पा रहे हैं तो उस आदमी को कैसे निकालेंगे? चलिए आप भी, क्यों किसी और के लिए अपना जीवन दान दे रही हैं? वहाँ खड़े सभी लोग इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बुढ़िया का दिल नहीं मानता। वो वहाँ खड़ी होकर अजय को कार से बाहर निकालने का जुगाड़ करने लगती है। तभी उसकी नजर पानी में तैर रहे एक लकड़ी के फट्टे पर जाती है, जिससे वो अंदाजे से कार के शीशे पर मारकर शीशा तोड़ देती है और अजय को कार से बाहर निकालकर अपने घर ले जाती है। बेटा, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मैं अपने घर की खिड़की पर आ गई, वरना जैसे बाढ़ के पानी में तुम्हारी कार डूबी हुई है वैसे ही तुम भी डूब जाते। अम्मा जी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे मेरे पास शब्द नहीं है। अगर आप नहीं होती तो ना जाने क्या होता आज मेरे साथ। मैंने तो बस इंसानियत का फर्ज निभाया है। तुम्हारी जान बचाकर मैंने अपने दिल का बोझ हल्का किया है जो मैं इतने सालों से ढो रही हूँ। अम्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। बात ये है कि बहुत खुश थी। एक दिन तेज बारिश हुई, चारों तरफ पानी ही पानी था। तभी वो अपने बेटे को बुलाकर बोलती है, घर में बैठे बैठे परेशान हो रही हूँ, चलो कहीं घूम कर आते हैं। इस टाइम बारिश हुई है, बाहर का नजारा देखने लायक होगा। माँ, अभी बाहर जाना ठीक नहीं है, हम कभी और चल लेंगे। नहीं, हम तो अभी जाएंगे। चल लेना बेटा, तू मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकता। आज तूने दिखा दिया ना कि तू मुझसे प्यार नहीं करता है। लेकिन माँ, सच में इस टाइम बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब पानी कम हो जाएगा तब हम बाहर चलेंगे। ठीक है, तू नहीं जाएगा ना मेरे साथ?
कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी और आज के बाद तुझसे कुछ नहीं कहूंगी। या तो अभी ले चल मुझे बाहर अपनी कार से। अपने बेटे के बहुत मना करने के बाद भी बुढ़िया उसकी कोई बात नहीं सुनती है, जिसके बाद उसका बेटा अपनी पूरी फैमिली को लेकर कार से बाहर निकल जाता है। बीच रास्ते में उसकी एक सहेली मिल जाती है और बुढ़िया कार से उतरकर उनसे दूर जाकर अपनी सहेली से बात करने लगती है। तभी अचानक से पानी का एक तेज भाव आता है और सड़क के किनारे होने के कारण उसके बेटे की कार बाढ़ के उस बहाव के चपेट में आ जाती है और अपनी एक छोटी सी जिद की वजह से वो एक ही पल में अपनी पूरी फैमिली खो देती है। इस तरह मैंने अपनी पूरी फैमिली को उस बाढ़ में खो दिया और आज जैसे तुम्हारी कार बाढ़ के पानी में डूबी हुई थी, ऐसे ही मेरे बेटे की कार भी उस पानी में डूब गई। फर्क बस इतना है कि उस टाइम मैं अपने बेटे की जान नहीं बचा पाई थी, लेकिन तुम्हारी बचा ली। अम्मा जी, जो हो गया उसे तो मैं नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन अगर आपको लाइफ में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा, अपना बेटा समझकर। हाँ बेटा, जरूर, क्यों नहीं। लेकिन एक बात तो बताओ, अब तुम घर कैसे जाओगे? तुम्हारी कार तो बाढ़ के पानी में डूब गई। अम्मा जी, कार बाढ़ के पानी में डूब गई है, लेकिन मेरे पैर तो सलामत हैं। अरे मैं जैसे तैसे चला जाऊंगा, आज का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अजय इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुँचता है और देखता है कि उसकी पड़ोसन कमला उसके घर बैठी चाय पी रही होती है। ये क्या बेटा, तू पूरा भीगा हुआ क्यों है? पानी में तैर कर आया है क्या अपने ऑफिस से? तेरी कार कहाँ गई? नहीं आंटी जी, गए तो ये कार से ही थे, पता नहीं कैसे भीग गए। अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है। मुझे पहले सांस लेने दीजिए, सब बताता हूँ। आज तो मुझे भगवान ने बचा लिया, बस इतना समझ लो। ऐसा क्या हो गया? पहेलियाँ क्यों बुझा रहा है तू? सही सही बता। अरे मेरी कार बाढ़ के पानी में डूब गई। मेरी इतनी सालों की मेहनत बाढ़ के पानी में बह गई। ये कैसे? पूरी बात बता। कमला के पूछने पर अजय उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर सबका दिल दहल जाता है। आप पक्का ठीक है ना? जो हुआ उसे भूल जाइए, हम फिर से नई कार ले लेंगे। अपना दिल छोटा मत करिए। बहू ये तो ठीक है, बस इसकी कार का स्वर्गवास हो गया। बेचारी अभी कुछ पिछले साल ही तो आई थी। जाने भी दीजिए आंटी जी, क्यों जले पर नमक छिड़क रही हैं आप? जब तेरी कार नई आई थी तो तूने मुझे नहीं बैठाया था, इसलिए तेरी कार बाढ़ में बह गई। ये कार लेने से अच्छा तू एक नाव खरीद लेता, कम से कम डूबती तो नहीं और ना ही तुझे डूबने देती। सस्ता और टिकाऊ रहता। कमला की बात सुनकर अजय और संजना हंसने लगते हैं। कमला के हंसमुख स्वभाव के कारण कुछ देर के लिए दोनों अपनी कार को खोने का दुख भूल जाते हैं। साथ ही इतनी बड़ी अनहोनी होने से बचने के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। समीक्षा फोन में लहंगे की फोटो देख रही होती है और तभी उसके फोन में एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा आता है, जिसे देखकर समीक्षा बहुत खुश हो जाती है और तुरंत अपनी बहन पूनम के पास जाती है और उसको दिखाते हुए कहती है, दीदी ये लहंगा देखो कितना सुंदर लग रहा है। मैंने तय कर लिया है, मैं तो यही पहनने वाली हूँ शादी में। महंगा भी नहीं है, हमारे बजट में भी है, हम आराम से ले सकते हैं ये। यार तेरी प्रॉब्लम क्या है समीक्षा? जो चीज मुझे पसंद आती है वही क्यों तुझे लेनी होती है? यही लहंगा तो मैंने भी पसंद किया था ना, और अब तुझे भी यही लहंगा पसंद आया। झूठ मत बोलो दीदी आप। अरे आपने ये लहंगा देखा होता ना तो आप भी दिखाती नहीं हमें, लेकिन आपने तो देखा ही नहीं ना। इसका मतलब यही है कि आपने ऐसा लहंगा देखा ही नहीं था, और जब मैंने देखा तो आपको भी पसंद आ गया, इसीलिए आप झूठ बोल रही हो कि आपको भी यही पसंद आया। मैं तेरी तरह झूठी नहीं हूँ जो हर वक्त बस झूठ ही बोलती रहूं। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। ये लहंगा मैंने पहले पसंद किया था, तो ये लहंगा मैं ही पहनूंगी। पूनम और समीक्षा दोनों लहंगे के पीछे काफी बहस करने लग जाती हैं। तभी वहाँ उन दोनों की बाकी की 3 बड़ी बहन रितु, महक और संजना आती है। तभी संजना बोलती है, अरे क्या हो गया, तुम दोनों इतना झगड़ क्यों रही हो? दीदी देख लो पूनम दीदी को, मैंने आपकी शादी के लिए अपना लहंगा पसंद कर लिया है, तो अभी ने भी वही लहंगा पसंद आया जो मुझे पसंद आया है। आप समझा लो अब खुद ही। क्या समझा लो? दी आप ही बताओ, ये वाला लहंगा मैंने आपको पहले ही नहीं दिखाया था क्या? मैंने पहले ही बोला था ना कि ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, मैं यही पहनने वाली हूँ। अरे
तुम दोनों क्या पागल हो गई हो? ये ब्राइडल लहंगा है और तुम दोनों की शादी हो रही है क्या, जो तुम दोनों ने ये ब्राइडल लहंगा पहना है? अगर इन दोनों ने ब्राइडल लहंगा पहना तो मैं भी ब्राइडल लहंगा ही पहनूंगी आपकी शादी में। मुझे तो पसंद करने में टाइम भी नहीं लगने वाला। और मैं भी, मुझे तो वैसे भी ब्राइडल लहंगा पहनने का बहुत शौक है। चलो अच्छा है, इसी बहाने मेरा भी शौक पूरा हो जाएगा ब्राइडल लहंगा पहनने का। मैं भी अब तो ब्राइडल लहंगा ही पहनने वाली हूँ। चारों बहनें संजना को ही बोलना शुरू कर देती हैं। और कुछ देर बाद पांचों बहनों की माँ कल्पना वहाँ आती है और इतना शोर देखकर वो बोलती है, ये क्या है? इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये घर है मेरा, कोई सब्जी मंडी नहीं जो इतना शोर कर रहे हो। और संजना, तू तो सबसे बड़ी है ना, तू भी अब इन पागलों की तरह शोर मचाएगी? माँ मैं क्या करूँ, यहाँ तो कोई मेरी सुनता ही नहीं है। कब से समझा रही हूँ लेकिन कोई भी मेरी बात सुन ही नहीं रहा। अब आप ही बताओ कि मैं इनका क्या करूँ। लेकिन ये सब लड़ क्यों रहे हैं? माँ चारों कह रही है कि उन्हें मेरी शादी पर ब्राइडल लहंगा पहनना है। माँ हम तो बस आपको ब्राइडल लहंगा पहनकर गिफ्ट देना चाहते थे। मैंने तो कुछ सोचा है कि मैं क्या करूँगी दीदी की शादी पर, इसलिए मुझे आप शादी के लिए ब्राइडल लहंगा ही दिला दो। वैसे बहुत दिनों से मैं भी सोच रही थी संजना की शादी के लिए। अब समीक्षा ने भी सोच लिया है तो मैं भी क्यों ना करूँ कुछ। आप सब लोग एक साथ हैरान भी हो जाओगे और खुश भी हो जाओगे। तुम सब पागल हो गए हो क्या? अरे दुल्हन संजना है और तुम दुल्हन की बहन हो। तुम चारों ही अगर दुल्हन बनकर बैठ जाओगे तो लोग बातें नहीं बनाएंगे क्या? ये सोचा है क्या तुमने कभी? माँ लोगों का तो काम ही होता है ना बातें बनाना। अब लोगों को तो अपना काम करने दीजिए। मुझसे बहस मत करना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ, माँ हूँ मैं। और मैंने जैसा कहा है वैसा ही होगा। तुम चारों को कोई ब्राइडल लहंगा नहीं मिलने वाला है, इसलिए अब ये जिद छोड़ दो। कल्पना चारों को बहुत सुनाती है और फिर चारों उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। समीक्षा अपने कमरे में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड अंकित को फोन पे बोलती है, यार ना ही माँ मान रही है और ना ही संजना दीदी, अब क्या करें हम? कोई बात नहीं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? सब मान जाएंगे, तुम बस कोशिश करती रहो। और हाँ, कोई ना कोई नया तरीका अपनाती रहो जिससे सब मान जाए, और मुझे लगता है सब मान जाएंगे। चारों बहनों का बहुत मन होता है कि वो ब्राइडल लहंगा पहने, और जब कोई उनकी बात नहीं मानता तो वो बात ही नहीं करती किसी से, बस अपने से ही मतलब रखती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। ये सब संजना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और संजना सबको एक साथ बिठाती है और बोलती है, कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी और एक तुम चारों हो कि मुझसे भी अच्छे से बात नहीं कर रही हो। तुम्हें अपनी बहन से प्यार नहीं है क्या, या फिर अपना गुस्सा ज्यादा प्यारा है? क्या फायदा दीदी बात करने का, यहाँ घर में तो वैसे भी हमारी कोई सुनता ही नहीं है। और नहीं तो क्या, हम भी तो आपकी शादी के लिए खुश ही थे ना, तभी तो हम आपकी शादी के लिए कितना सोच रहे थे, लेकिन हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है घर में। तुम चारों को भी ब्राइडल लहंगा पहनना है, बस इस वजह से तुम चारों गुस्सा हो ना? दीदी आपको सब पता है, फिर भी आप पूछ रही हो। अरे हमने मांग ही क्या लिया है आपसे जो आप मना कर रहे हो? अरे आपकी शादी में आपकी चारों बहनें आपकी तरह ही लगेंगी तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन अब तो आप भी माँ की तरफ हो गई, अब आप हमारी कहाँ सुनने वाली हो? बस करो तुम चारों, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें ब्लैकमेल करना अच्छे से आता है और मैं अपनी चारों बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम चारों की एक इच्छा तो मान ही सकती हूँ। तुम चारों मेरी शादी में ब्राइडल लहंगा पहनना। अब तो खुश हो ना तुम चारों भी? सच में दीदी, अब हम भी ब्राइडल लहंगा पहन सकते हैं? और नहीं तो क्या, अब मैं ही अपनी शादी में अपनी बहनों के मुंह ऐसे लटके हुए तो देख नहीं सकती, इसीलिए बोल रही हूँ कि तुम चारों पहन लेना मेरी शादी में ब्राइडल लहंगा। और माँ का क्या, आप तो बोल रही हो आराम से, लेकिन माँ का क्या, वो तो हम पर ही गुस्सा करेंगी ना। तुम चारों माँ की टेंशन मत लो, माँ से मैं बात कर लूंगी, लेकिन अब तुम चारों भी शादी वाले घर में शादी की रौनक जमा दो। चारों ने मुंह बनाया हुआ है, लग ही नहीं रहा ये शादी वाला घर है। संजना अपनी बहनों को भी ब्राइडल लहंगा दिला देती है और अब पांचों बहनें ब्राइडल लहंगा पहनकर बहुत खुश हो जाती हैं और बहुत ज्यादा सुंदर भी लगती हैं। सब लोग हैरान भी हो जाते हैं कि आखिर जिसकी शादी है वो आखिर है कौन। तभी कल्पना के पास उनकी पड़ोसन जानकी आती है और बोलती है, अरे कल्पना, तेरी एक बेटी की शादी है या पांचों बेटी की शादी है?
है तो एक ही बेटी की शादी, लेकिन मेरी 5 बेटियों में आपस में बहुत प्यार है ना, तो जिसकी शादी है उसने ही जबरदस्ती अपनी 4 बहनों को ब्राइडल लहंगा पहनने को बोला है। अच्छा, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता कि शादी एक की है और दुल्हन सब बने हुए हैं। अब बच्चे जो चाहे वही करें, मैं तो बस बोल ही सकती हूँ ना, बाकी बच्चों की मर्जी है। कल्पना शादी में आए सभी मेहमानों से सुन रही होती है कि ये क्या हो रहा है। कल्पना कमरे में जाती है जहाँ उसकी 5 बेटियां तैयार होकर बैठी होती हैं। तभी कल्पना गुस्से में बोलती है, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे तैयार मत होना, लेकिन तुम 5 को मेरी बात माननी कहाँ होती है। अब देखो बाहर सब लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। माँ, मैंने ब्राइडल लहंगा इसलिए पहना है क्योंकि आज दीदी के साथ मैं भी शादी करने वाली हूँ। मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है और आपको भी एक बार मिलवा चुकी हूँ। मुझे पता है कि आप मना कर देती लव मैरिज के लिए, इसलिए मैंने ये सब किया। क्या तुमने भी? तुमने भी का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि तुम चारों यहाँ मेरी नहीं बल्कि अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे और इसीलिए इतनी जिद कर रहे थे ब्राइडल लहंगा के लिए। सब तैयारी हो चुकी है, कुछ देर में मेरी बारात आएगी। और माँ, आप चिंता मत करो, आपकी बेटियां बड़ी हो गई हैं, अपने लिए सही और गलत सब जानती हैं। अब क्या बोलूं? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले किसी ने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा क्या? सब करो अपने मन की। कल्पना की 5 बेटियों की शादी हो जाती है और कुछ दिनों बाद अपनी बेटियों को शादीशुदा जिंदगी में देखकर वो बहुत खुश होती। अशोक की माँ जानकी ने कुछ ही महीने पहले अशोक की शादी गांव की लड़की से की थी, जो अशोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब अशोक अपनी पत्नी से दूर दूर रहा करता। एक रोज हॉल में बैठी जानकी अपनी बहू भावना को देखकर उससे पूछती है, अरे बहू, क्या बात है, इतनी उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? लल्ला ने कुछ कहा है क्या तुझे? माँ जी, वो कुछ कहते ही तो नहीं है। उन्होंने तो शादी वाले दिन से मुझसे बात तक नहीं की है। लेकिन ऐसा क्यों? तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? आने दे उस नास पीटे को, मैं पूछती हूँ। अब देर शाम, अब जब अशोक अपने ऑफिस से घर लौट कर आता है तो जानकी अपने बेटे अशोक से कहती है, अरे आ गया लल्ला तू, क्या बात है, मुंह क्यों लटका है तेरा? अरे कुछ नहीं माँ, सब ठीक है। वैसे आपने खाने में क्या बनाया आज? अरे बहू से पूछ ले, उसने ही बनाया है जो भी बनाया है। मुझे भूख नहीं है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना है। हाँ, अगर आप खाना बनाओ तो जल्दी बना देना। अशोक रुक, ये क्या बात हुई कि खाना नहीं खाएगा? और तेरे और बहू के बीच में ये सब क्या चल रहा है जो मुझे नहीं पता? माँ, आप जानती है, मैंने आपको ये कहा था कि ये शादी मेरी पसंद की नहीं हो रही है और आप इसके आगे की जिंदगी के लिए मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। बेटा, इससे तेरी शादी हुई है, ये तेरी पत्नी है, तू इसे ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकता है? माँ, ये आपका ही किया धरा है, तो आपके साथ इसे भी ये सब भुगतना पड़ेगा। इतना बोलकर अशोक अपने कमरे में चला जाता है और जानकी अपनी बेबस खड़ी बहू को देखती रह जाती है। अब अगली सुबह अशोक ऑफिस पहुंचता है। तभी उदास अशोक को देखकर उसका दोस्त मोहित अशोक से कहता है, और बता, क्या हाल है तेरे? आजकल थोड़ा उदास सा रहने लगा है, घर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सब ठीक है, मुझे काम करने दे। तू जा यहाँ से, अपना काम कर। यार, अपने दोस्त से क्या छुपाना, शायद मैं तेरी कोई मदद कर पाऊँ। अच्छा, तो तू करेगा मेरी मदद? तो सुन, मुझे ना मेरी गांव वाली पत्नी पसंद नहीं है, तो क्या तू मेरे साथ सुहागरात मनाएगा? ये तो कैसी बातें कर रहा है, पागल है क्या? यार, ऐसे उदास रहने से क्या होगा? मैं तेरी एक मदद तो कर सकता हूँ, वो ये है कि तू बिना बीवी के ही सुहागरात बना सकता है। दिमाग तो ठीक है ना तेरा? बिना बीवी के क्या मैं रशियन ले आऊं? एकदम राइट, बीवी नहीं तो रशियन ही सही। और फिर क्या, तू रशियन लाके देगा? अरे तू टेंशन छोड़ दे, अब बस तू रशियन के ख्वाब देख। अब देर शाम तो अशोक घर आ जाता है, लेकिन अगले ही दिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो देखता है एक सुंदर सी लड़की अशोक के बॉस के कैबिन में खड़ी है। ये तो इंडियन नहीं लगती, ये बाहर से आई हुई रशियन लगती है। हैं? क्या बोला मैंने? रशियन? सच में ये तो रशियन है। दोस्त हो तो ऐसा, वरना काटने के लिए तो बहुत दोस्त मिलते हैं। यार सच में तू देवता है, तू महापुरुष है, तू तो भगवान है यार। सच में तेरे जैसे दोस्त को ना मैं अपना दिल तो क्या, अपनी किडनी, फेफड़ा, गुर्दा, अब मैं तो अपना ना बस सब कुछ दे दूंगा यार। तूने जीत लिया है मेरा भाई, तू जीत चुका है यार। अरे लेकिन हुआ क्या, बता तो। मैंने तेरे लिए ऐसा भी क्या कर दिया
जो तू इतना पागल हुआ जा रहा है? यार शर्म आ रही है मुझे बताने में। तू खुद समझ जाना यार। चुप करके बता दे, मुझे और भी काम है। वो जो रशियन तू मेरे लिए लाया ना, वो बहुत ही प्यारी है। लेकिन तू कितनी देर के लिए लाया है? मैं क्या ऑफिस की छुट्टी ले लो? बोल के आता हूँ अभी छुट्टी के लिए। शांत शांत, तुझे किसने कहा कि उस विदेशी रशियन को तेरे लिए बुलाया था? अबे कल ही तो तूने कहा था ना कि ये वो। अब ज्यादा मत बोल भाई। देख कितनी देर के लिए आई है ये बता ना। अबे चुप हो जा, नहीं तो अभी केबिन से लात मार के बाहर निकाल दूंगा। वो रशियन ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि यहाँ काम करना ही है, बतौर ट्रांसलेटर। चलता हूँ, मुझे मेरे बॉस का कॉल आ रहा है। हेलो सर, हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। रुक, अब देख अभी कैसे तेरी उससे दोस्ती करवाता हूँ। यार तुझे तो मैंने क्या कुछ नहीं समझा। अबे तू तो देह मानुस निकला भाई। चल मैं ना इंतजार करता हूँ और थोड़ा ना इम्प्रेशन भी जमाता हूँ। अब करीब 15 दिन बाद अशोक और उसके ऑफिस में आई रशियन डायना की बातचीत होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये दोनों को भी पता नहीं चलता। एक रोज डायना अशोक से कहती है, अब तुम्हारी मम्मी से मीट करना चाहती है, तो क्या तुम हमको अपना मम्मी से मिलवाएगा? या श्योर, लेकिन आज शादी के बाद। अब अशोक जल्दी ही अपनी मीठी मीठी बातों में डायना को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद अशोक उसे घर ले आता है। बहू क्या कर रही है? खुद का काम बढ़ाने में लगी है क्या? क्या इशारे कर रही है बहू तू? माँ देखो मैं किसे लाया हूँ घर। जानकी, ये देख रही है तेरे बेटे की बीवी के होते हुए भी ये दूसरी औरत उठा लाया, वो भी विदेशी। राम राम, ये सब क्या है अशोक? तूने दूसरी शादी कर ली? मैंने पहली शादी मानी ही कब थी जो आप कह रही हो कि मैंने दूसरी शादी की है? अरे यही तो मेरी पहली पत्नी है, डायना जी। अशोक एक रशियन को शादी करके लाया है, इसके सारे मोहल्ले में खबर हो जाती है और हर कोई जानकी और उसके बेटे को हीन निगाहों से देखने लगते हैं। और इधर भावना इस बात से अंदर ही अंदर घुट रही होती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज विमला जानकी के घर आती है। लोग तेरे और अशोक के बारे में क्या क्या कह रहे हैं? अरे ये तो मुझे भी जानना था, लेकिन कांता कह रही थी एशियन को कितने में लाया? वो एशियन नहीं रशियन कह रही होगी। ये लोग गलत धंधा करते हैं, बस तू इतना समझ जा, जिसकी वजह से लोग तेरे घर के लोगों को इतनी हीन निगाहों से देखे जा रहे हैं। मैं किसे समझाऊं, तू बताना। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना बड़ा नास पीटा और नालायक निकलेगा। मैं तुझे और तेरी बहू का दुख समझ सकती हूँ, लेकिन अब तू कर भी क्या सकती है? अपनी बहू भावना को उसके घर भेज दे। अब डायना भी यहाँ रहकर अशोक को समझ चुकी थी कि वो कैसा इंसान है। उसकी बीवी सुंदर नहीं थी, इसलिए उसने डायना से शादी की और वो उससे बात तक नहीं करता था। ये सब देखकर डायना खुद से कहती है, लगता है हमको यहाँ से गोइंग हो जाना चाहिए। देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि तू मेरी बात समझ भी पा रही है या नहीं, कुछ तेरे अल्ले पल्ले पड़ रहा है या नहीं, लेकिन ये सब तुम गलत कर रही हो। मेरे बेटे की गलती है उतनी ही तुम्हारी भी है। या आई नो मम्मी। अब ये सब बातें हो ही रही होती हैं, तभी जानकी के घर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और वो जानकी की विदेशी बहू डायना को यहाँ से जाने के नारे लगा रहे होते हैं। जानकी जी, आपने बहुत इज्जत कमाई है, लेकिन आपके बेटे ने जो किया वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। आप इस औरत को यहाँ से निकालिए। जी हाँ, अभी इसे यहाँ से जाना होगा। ये अगर यहाँ से नहीं गई तो हमें मजबूरन इसे यहाँ से निकालना होगा। अरे बहनों, देखिए मैं अपने बेटे की गलती के लिए माफी मांगती हूँ। ये बातें चली रही होती हैं, तभी एक पत्थर जो अशोक को किसी ने भीड़ में मारा था उसे भावना अपने ऊपर ले लेती है और उसे चोट आ जाती है। ये देख अशोक को भी लगता है कि जो उसने किया वो वाकई सही नहीं था। भावना तुम ठीक तो ना? तुम्हें लगी तो नहीं ना? रुक जाइए आप लोग, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप लोग इनके फैमिली को चोट मत पहुँचाइएगा। इतना बोलकर सबसे विदा लेकर डायना भी चली जाती है और ये सब देखकर अशोक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो भावना की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भावना मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे बेटा, देर से आए दुरुस्त आए। वैसे भी तू तेरे बाप की तरह आलसी है, तू समझ गया मेरे लिए इतना ही काफी है। वैसे ये डायन भी अच्छी है। माँ वो डायन नहीं, डायना है, डायना। हाँ हाँ वही डायन डायन। इस तरह बदनामी के बाद ही सही अशोक को थोड़ी अकल आती है। जो उसने किया कि वो सही नहीं था।